सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज गांधी जयंती है और मैंने सोचा कि आज के दिन क्यों ना हम महात्मा गांधी पर बात करें, जानने की कोशिश करें कि वे किस तरह के इंसान थे, उनके विचार आज 2021 में क्या उतनी ही अहमियत रखते हैं जितने कि 100 साल पहले रखते थे। हमें जॉइन किया है भारत से प्रोफेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी ने। आपने 40 साल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया और उसके बाद तकरीबन 12 साल गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के डायरेक्टर भी रहे। प्रोग्राम में आपका दीपक मलिक जी स्वागत है। धन्यवाद। हमें स्टॉकहोम स्वीडन से ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आप प्रोफेसर एमरिटस हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से और आपने भी गांधी जी के ऊपर बहुत काम किया है और गांधी जी पे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, जिनमें से एक आर्टिकल है कि व्हाई आई कंसिडर गांधी अ महात्मा। प्रोग्राम में आपका भी खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले प्रोफेसर दीपक मलिक जी की तरफ जाना चाहता हूं और उनसे ये जानना चाहूंगा कि आज के युग में जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा हिंसा है, इतना वायलेंस हो रहा है, ऐसे में महात्मा गांधी का जो पैगाम है नॉन वायलेंस का, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में कितना रेलेवेंट है। नौजवान उस जो है हमारे रीजन के और पूरी दुनिया भर के गांधी जी को उन्हें किस तरह से देखना चाहिए? क्या गांधी जी आज के समाज में हमें वही प्रेरणा देते हैं और उनकी सिखाई गई जो बातें हैं, उनकी जो रेलेवेंस है, क्या आज भी उतनी ही उनकी हमें ज़रूरत है? इस पर आप रोशनी डालें प्रोफ़ेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी। शुक्रिया अरविंद जी। गांधी जी अगर हम अपने तौर पे देखें तो वो हमारी इसके पहले की पूरी जो शताब्दी रही है, जो सेंचुरी रही है, उसके सबसे बड़े आदमी के रूप में हम देख पाते हैं। लेकिन बड़े आदमी, छोटे आदमी, इस तरह की बहसों में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं होता है। बात होती है कि आखिर लोगों ने किया क्या, किसी आदमी ने। हम गांधी जी को बहुत एक सरल शब्दों में, बहुत प्लेन वर्ड्स में कहना चाहेंगे कि दो चीज गांधी जी की बहुत खास। एक तो उन्होंने राजनीति में, सियासत में एथिक्स, नैतिकता को लाने की कोशिश की। सत्य, अहिंसा वगैरह सब कुछ उसी में पिरोकर उन्होंने लाने की कोशिश की। आज तक की जो सियासत थी वो कहीं लगता था कि उसकी जो बुनियाद थी, उस बुनियाद में राजतंत्र, उसके अंदर डिप्लोमेसी, उसके अंदर लेन देन, उसके अंदर तमाम तरीके के जिसे कहते हैं कि दांव पेंच थे। बड़ा दांव पेंच का खेल है ये। उस दांव पेंच के खेल से बाहर निकालकर महात्मा ने उसको एक एक पवित्र, एक 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 दूसरे एक आधार पर, दूसरे एक जगह पर रखने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। कोई इस कोशिश में कितना वो आगे बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाए, वो दूसरी बात है। हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग सोचते हैं पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में कि और पूरी दुनिया में भी सभी लोग, कि गांधी जी एक हद तक शायद उटोपियन थे, असंभव। जो चीज़ संभव नहीं है उसको करना चाहते थे। लेकिन हम समझते हैं कि गांधी एक तरफ ऐसे सवालों को उठाते थे जो जिसका जिसको उस वक़्त उसका हल निकाल लेना या उसको पूरे तौर से कायम कर लेना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो करते थे उसको, और लगातार करते रहते थे। एक्चुअली उनका जो एक आंदोलन का जो एक तरीका रहा है, जिसको सत्याग्रह कहते हैं, सत्य का आग्रह, स्टिकिंग टू द ट्रूथ, और उसको कंटिन्यूअसली परसुएट करना, ये जो है, ये एक उनके जिंदगी का नजरिया था, एक तौर तरीका था जिसको वो करते थे। एक और बात है कि गांधी एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, उटोपियन थे अगर कहें आप, तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे।
एक्सपेरिमेंट करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते थे। अब अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते थे और बहुत बुरी तरह से क्रिटिसिज़्म अपना भी करते थे। अपनी भी सेल्फ क्रिटिसिज़्म करते थे और एक बात हमको याद आती है कि गांधी ने कहा था कि भाई बाहर के दुश्मनों से लड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने समाज के अंदर, अपने भीतर जो दुश्मन बैठा हुआ है, उससे लड़ना बड़ा कठिन है। और वो दोनों लड़ाई लड़ते थे, दोनों लड़ाई लड़ते थे। ये एक ख़ासियत थी उनकी। तो एक जो गांधी की ख़ासियत है कि सियासत को एक दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे लाकर खड़ा करना। हुआ नहीं हुआ, हम देख रहे हैं कि शायद नहीं हुआ बहुत। हुँ। लेकिन सवाल है कि इसी वजह से शायद वो और रिलेवेंट बने रहेंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आज जिस तरह के खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, उन खबरों के का उन खबरों के बाद हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं और हम करें क्या? करें क्या? तो वहाँ कहीं गांधी खड़े दिखलाई पड़ते हैं। कुछ न कुछ हद तक खड़े दिखलाई पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अ, दूसरी बात जो गांधी जी के बारे में कही जा सकती है कि गांधी अ, एक जीवन दर्शन जो है, वर्ल्ड व्यू, लाइफ स्टाइल, एक नज़रिया जिसे ना कहा जाए, उसको वो अलग तरीके से विकसित करते थे, उसको अलग तरीके से वो बनाते थे। और उसमें सिम्प्लिसिटी है, उसमें सत्य है, उसमें अहिंसा है, उसमें लगातार निगहबानी है, उसमें लगातार एक्सपेरिमेंट है, उसमें लगातार अपने को क्वेश्चन भी करना है। और उनका जो सच था, वो सच वो कभी नहीं कहते थे कि हमारा ही सच आखिरी सच है। वो जैन दर्शन से प्रभावित थे शुरू में, उनके ऊपर 4-5 प्रभाव रहे हैं। लेकिन उसमें जैन का रहा, जैन धर्म का भी प्रभाव रहा, जैन दर्शन का प्रभाव रहा। धर्म का तो प्रभाव हम नहीं समझते हैं गांधी पर उतना रहा, लेकिन दर्शन का प्रभाव रहा है, जैन फिलॉसफी का प्रभाव रहा है। उसमें एक जैन फिलॉसफी में एक हिस्सा है, उसको अनेकांतवाद कहते हैं। मतलब कि आप एक ही बात को कई नज़रियों से देख सकते हैं। आपका दुश्मन जिस नज़रिए से देख रहा है, शायद उसके लिए वही सच है। तो आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं, वो आपके लिए सच है और बहुत सारे अलग-अलग सच बनेंगे। तो उसमें कैसे एक रास्ता निकाला जाए, उस रास्ते को गांधी ढूँढते रहते थे। हम इस सिलसिले में एक हम ज़िक्र कर दें छोटी-सी छोटे से वाकया का। गांधी जी के साथ एक साउथ इंडिया से, आंध्र प्रदेश से एक बहुत बड़े वहाँ के मूवमेंट के लीडर थे, जिनका नाम गोरा था। तो गोरा जी बराबर रहते थे, लेकिन गोरा एथिस्ट थे। वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो उनका कोई विश्वास ऊपर वाले पर नहीं था। और वो बाकायदे एथिस्ट सोसाइटी बनाए और वो आज एथिस्ट सोसाइटी वर्ल्ड एथिस्ट सोसाइटी में बदल चुकी है, बहुत बड़ा एक ऑर्गनाइज़ेशन है, बहुत बड़ा उनका मूवमेंट है। गोरा कहते थे कि गांधी जी हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और ये दुनिया प्रकृति के कुछ नियमों पर, कुछ नेचर के लॉज़ पे चलती है वगैरह। गांधी जी तो भाई विश्वास करते थे। अ अ, थीस्ट थे, लेकिन वो बात चलती रही उन दोनों के बीच में। बाद में उन्होंने कहा, "यस, दैट इज़ आल्सो अ ट्रुथ।" तो इस तरह से जो एक होता है कि अपने से अलग जो दृष्टि है या अपने से अलग जो नज़रिया है, उसको भी मान लेना और उसे उसे एक जगह देना, ये गांधी जी की बात थी, जो बहुत कम लोगों में होती है और यहीं से अहिंसा की शुरुआत होती है। अगर आप अपने से अलग चीज़ों को मान लेते हैं, हैं? तो फिर हिंसा की गुंजाइश कम होती है। हम नहीं कहते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन कम होती है। लेकिन चूँकि हम अभी तक के जितने माने चाहे सियासत के मैदान में लड़ाइयाँ हों, चाहे आइडियोलॉजी के मैदान में लड़ाइयाँ हों, उसमें हम मानते हैं कि हमारी जो बात है वही आखिरी बात है, वही सच है। धर्म वाले भी कहते हैं कि हमारी बात जो है आखिरी बात है, सच बात है।
और पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी लोग कहते हैं साहब हमारी बात जो है वो सच बात है, ट्रायम्फिटिज्म मैंने इसके इसके अलावा और इसके आगे कोई बढ़ा नहीं जा सकती। इसमें बस बहुत सारे बहसें इस पिछले 20-30 साल में हो चुकी हैं, फुकुयामा से लेके तमाम तमाम लोगों का एंड ऑफ हिस्ट्री वगैरह-वगैरह। तो गांधी इस बात पे विश्वास का प्रश्न नहीं, गांधी बिल्कुल से एक दूसरा विचार रखते थे। ये विचार एक तौर से मैं कहूँगा एक अनवरत, एक कंटीन्यूअस एक सिलसिला था, अ काइंड ऑफ डायलेक्टिक्स था, जो लगातार आगे बढ़ता रहता था। वो कहीं रुकते नहीं थे। तीसरी बात अगली बात अ, एक जिससे मैं बहुत हमारी ज़िंदगी में उसका बड़ा असर पड़ा। अ, एक छोटा-सा पद है, मन लागा फ़कीरी में। गांधी फ़कीर भी थे। लेकिन ज़िंदगी से भी जुड़े हुए थे। तो फ़कीर होने में हमारे यहाँ जो परंपराएँ हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, उसमें तो साहब आप छोड़ देते हैं दुनिया में सब कुछ, अलग रहते हैं। लेकिन फ़कीर होने के साथ-साथ पूरी की पूरी इतिहास की लड़ाई को लड़ना, तवारीख की लड़ाई को लड़ना, तवारीख के जो चैलेंजेस हैं, उसका सामना करना, रोज़ाना, चौबीसों घंटा, ये भी गांधी करते थे। ये बड़ा कम हुआ है तवारीख में। तो ये सब कुछ ख़ासियत है और शायद इन्हीं सब ख़ासियतों की वजह से उनकी कमज़ोरियाँ भी आती हैं। देखिए, आदमी की कमज़ोरियाँ वहीं से आती हैं जब वो कुछ चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करता है या कुछ चीज़ें उसके दिमाग में बनी होती हैं कि ये चीज़ें सही हैं, गलत हैं, जो कुछ भी है, उन्हें इस तरह से चलना चाहिए। तो दूसरे लोग सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक एक बात करके मैं इस बात को ख़त्म कर दूँगा। गांधी को मैं एक तौर से मकियावेली और चाणक्य, हिंदुस्तान में हम चाणक्य का नाम लेते हैं, कौटिल्य का नाम लेते हैं और यूरोपियन हिस्ट्री जाएँ, उसमें जाएँ पॉलिटिकल उसमें तो मकियावेली। ये मकियावेली, चाणक्य दोनों मिला-जुला के जो थे, ये एक धारा थी और ये सियासत की ज़मीन बनाती थी और ये सियासत की ज़मीन बड़ी दाँव-पेच की बनाती थी। हैं? सत्ता पे काबिज़ होने की बनाती थी, पावर पे काबिज़ होने की बनाती थी। ये उसका उद्देश्य था, लक्ष्य था। गांधी उससे अलग थे। ये एक डिफरेंशिएशन है। लेकिन अलग होने के बावजूद वो चाहते थे कि इस पूरी दुनिया की जो आम जनता की लड़ाई है, जो आम जनता की जो ज़िंदगी है, उसको एक बेहतर जगह पे खड़ा किया जाए। शायद यही उनकी कमज़ोरी भी रही होगी। बहुत सारे लोग इसको कमज़ोरी मानेंगे, क्योंकि ऐसी अगर ऐसा नज़रिया रहेगा, तो वो बहुत सारे ऐसे कदम उठाएँगे, जिसको नॉर्मल नेशन स्टेट या नॉर्मल सियासत के ग्रामर में परमिशन नहीं मिल पाएगी। मैं बहुत इसी खूब। के जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी। मैं आपकी तरफ लौट के आऊँगा, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की तरफ। इश्तियाक साहब, आपने तकरीबन 1 साल पहले एक आर्टिकल लिखा, जिसका टाइटल था कि व्हाई आई कंसिडर गांधी अ महात्मा। मैं गांधी को एक महात्मा क्यों मानता हूँ? तो आपसे गुज़ारिश है कि आप अपने इस आर्टिकल की रोशनी में और जो बात प्रोफ़ेसर डॉक्टर दीपक मलिक साहब ने कही, उसमें भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी कहें और बताएँ कि आप गांधी जी को एक महात्मा क्यों मानते हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया। एक तो प्रोफ़ेसर दीपक मलिक जी ने इतनी अ, डिटेल में और इतनी अच्छी तरह से महात्मा गांधी का जो किरदार है और उनके जो तरीका है सियासत करने का, सियासत में वो एथिक्स लाए, मोरालिटी लाए और उसपे बहुत ज़ोर दिया। ये वाक़ई मैकियावेली का जो एक है ना मॉडर्न स्टेट का कि एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर माय ओन नेशन सेल्फ इंटरेस्ट, उसको उन्होंने अपोज़ किया और थ्रू पीसफुल मीन्स उन्होंने एक पूरी दुनिया में स्ट्रैटेजी बनाई। मैं समझता हूँ महात्मा गांधी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर पीसफुल एजिटेशन ये इसका रिवाज पहले से था। आप टॉलस्टॉय पढ़ लें, क्रिश्चियन एथिक्स भी पढ़ लें तो उसमें इसका ज़िक्र है। लेकिन इसको एक
यूनिवर्सल बेसिस ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बनाने में, यानी यूनिवर्सलाइज़ करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा किरदार है। ट्रुथ फोर्स का जो आइडिया उन्होंने दिया, और मैं समझता हूँ आज की दुनिया में जो लेजिटिमेट राइट टू प्रोटेस्ट, टू एजिटेट, जो सारी दुनिया में हर रोज मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि हर रोज जब आप जाके हुकूमत के ये पॉलिसीज के खिलाफ एजिटेट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द गांधीयन वे ऑफ डूइंग इट पीसफुली। तो इस एतबार से गांधी जी ने एक प्रिंसिपल को यूनिवर्सलाइज करने में और उसको लेजिटिमेट करार देने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दूसरी मेरी अपनी जो इंटरैक्शन विद महात्मा गांधी मेरी रिसर्च की वजह से हुआ, और मैंने देखा कि ठीक है, बहुत बहुत बड़े लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स के लिए कुर्बानी दी। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड, इमाम हुसैन को भी उनके जालिमों ने उनको बुरी तरह ट्रीट किया, लेकिन वो दोनों अपना एक हक मांग रहे थे, राइट और रॉन्ग। एक ने कहा था कि आई एम द सन ऑफ गॉड, विच द प्रीस्ट ऑफ द जूस डिडंट एक्सेप्ट, वो उसे ब्लास्फेमी समझते थे। और इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तो ग्रैंडसन हूँ प्रॉफिट का, वी हैव द राइट टू बी द रूलर्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, उसके ऊपर जो हुकूमत उस जमाने की थी उन्होंने अपोज किया उसे, और उनकी डेथ हुई। लेकिन महात्मा गांधी ने जिस प्रिंसिपल के लिए सारी उम्र स्ट्रगल की कि हिंदू मुसलमान मिल के एक हिंदुस्तान में रहें, जब देखा कि वो प्रिंसिपल जो है पार्टीशन की वजह से टोटली निगेट हो गया है, अंडरमाइन हो गया है, उन हालात में भी उन्होंने फिर साइड नहीं ली हिंदुस्तान की, बल्कि असूल को उस पे प्रेसिडेंस दी कि ठीक है, मेरी सारी सियासत जो थी पार्टीशन को रोकने के लिए थी, लेकिन अगर ये अब पार्टीशन हो रही है तो ये भी एक इंसाफ की बुनियाद पे हो, और पाकिस्तान के जो राइट्स हैं वो उसको रिस्टोर किए जाएं। तो मैं समझता हूँ महात्मा गांधी को जिन्होंने कत्ल किया, उन्होंने यही इल्ज़ाम लिया लगाया ना कि इसने पाकिस्तान के जो वो पैसों का राइट था वो इंसिस्ट किया कि दिए जाएं। एक और बात भी थी कि महात्मा गांधी ने कहा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं उनके इक्वल राइट्स आप रखें, उनकी मसाजिद, उनकी जो रिलीजियस कल्चरल राइट्स हैं वो रिस्टोर करें। जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं मुसलमान वो रहें, जो पीसफुली जाना चाहते हैं उन्हें जाने दें। तो जो हमले हो रहे थे ना उस ज़माने में, दिल्ली में और बाकी इलाकों में शुरू हो गए थे, वो फिर रुक गए। और इसकी टेस्टिमनी मैंने अपनी जिन्ना वाली किताब में भी दी है। उसके बाद जब ये आर्टिकल मैंने लिखा तो कराची में एक हमारे दोस्त ही हैं फेसबुक के, ज़फ़र अहमद, उन्होंने उनसे मैंने कहा कि आप बताएँ उस ज़माने में आप तो दिल्ली की फैमिली थी, डू यू रिमेंबर क वो कहते हैं मैं तो 2.5 साल का था, दिल्ली के मुसलमान सारे डर के तो ये जो थी हुमायूं की फोर्ट, वहाँ पे इन्होंने पनाह ली हुई थी और हमले हो रहे थे हर वक़्त। इतनी देर में महात्मा गांधी वहाँ पे आ गए, और जो पुलिस और आर्मी ना कर सकी, एक बंदे की प्रेज़ेंस ने उन सारों की जो जान है ना बचा ली। तो ये टेस्टिमनी है। और फिर पाकिस्तान के एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, वो फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रहे, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी भी रहे, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी। वो लिखते हैं कि जब ये हमले हो रहे थे तो मैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन गए महात्मा गांधी के पास और उनसे कहा कि आप ही बचा सकते हैं यहाँ के मुसलमानों को। तो उन्होंने कहा, क्या वाकई तुम समझती हो कि मैं ही इसमें कामयाब हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल आप ही सिर्फ हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी, वो कहते हैं कि उसके बाद अ, ऐसे हुआ कि जो मुसलमान वहाँ रहना चाहते थे वो रह सके,
और जो आना चाहते थे, वो अमन से आ गए। और लगता है कि गांधी जी ने जो वचन दिया था हमें, वो पूरा किया, इसीलिए उन्हें कत्ल कर दिया। तो ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी बड़े कट्टर मुस्लिम लीगी दिल्ली के खानदान के। पाकिस्तान में भी वो उसी सोच के हामी रहे। शोरिश कश्मीरी एक राइटर हैं, उन्होंने एक और वर्शन दी है कि मुसलमान जो हैं उन्हें मिले और वो उनके घुटनों पे आ गए, तो महात्मा ने कहा देखें, मुसलमान जो हैं सिर्फ खुदा के, अल्लाह के सामने झुकते हैं, आप मेरे सामने ना झुकें, प्लीज राइज एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो महात्मा गांधी ने मुसलमानों को बचा लिया, उनकी जिंदगी। आप ये तो जानते ही हैं, ये तो दिल्ली की बातें हो रही है ना। कलकत्ता में जो इतना बड़ा हमला होना था हजारों मुसलमानों पे, वो भी एक बंदे ने जाके उनको बचा लिया। तो अगर उस एंगल से देखा जाए कि एक एक इंसान की वजह से बहुत जिंदगियां जो हैं वो प्रिजर्व हुई हैं, तो वो महात्मा ही हो सकते हैं ना। अलबत्ता साथ साथ ये भी कह दूं कि मेरी किताब में उनके एक बेटे के रामदास का लेटर है टू हिज फादर कि यू आर अ कर्स ऑन द हिंदू जाति। तुम मुसलमानों का तो बहुत दुख करते हो और जो हिंदुओं पे हो रहा है उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। तो ये अब उनके खिलाफ अगर उस एंगल से देखा जाए तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अपना दीपक मलिक जी ने कहा कि एक एक्ट को देखने के कई एंगल हैं। अगर गांधीयन एंगल से देखा जाए तो हिंदुओं को उनके खिलाफ एक ऑब्जेक्शन पंजाब के हिंदुओं को थी भी कि आपने मुसलमानों का ख्याल किया, हमारा ख्याल नहीं किया। लेकिन एक इंसान कितनी जगह हो सकता है एट द सेम टाइम, ये भी तो एक सवाल है ना। मैंने यही सवाल उनके ग्रैंडसन से किया था कि भाई ये प्रोफेसर राजमोहन गांधी ने, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी वहां जाते थे जहां लोग उनको इनवाइट करते थे। तो पंजाब से कोई ऐसी इनविटेशन भी नहीं आई कि आप आए और हमारी मदद करें। 6 अगस्त को जब ये वहां गए तो वहां पे इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे अपनी जान दे दें लेकिन लाहौर को मत छोड़ें। ये भी मैंने अपनी किताब पार्टीशन ऑफ पंजाब में इसका जिक्र किया है। तो जाहिर है कि गांधी जी की सोच खासी कंट्रोवर्शियल भी तो हो सकती है ना। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो को कहा कि आप बजाय जंग के आप हिटलर के साथ पीस की बात करें और शायद उसे शर्म आ जाए। तो गांधी जी के इस किस्म की सोच जो है वो यूटोपियन भी कही जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक एथिक्स मोरालिटी की अपनी लेवल है, जो कई दफा कामयाब भी हो जाती है, कई दफा नाकाम हो जाती है। सो इन दैट वे गांधी वाज अ ग्रेटर स्पिरिट देन मोस्ट ऑफ अस, डिस्पाइट जी। क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी। वो तो उनकी जो फैसले हैं उनसे कंट्रोवर्सीज तो पैदा होती हैं। लेकिन जहां अच्छा एक और बात कर मैं एक आदमी आदमी की कंसिस्टेंसी को भी बहुत बड़ी बात समझता हूँ। उन्होंने जो पोजीशन ली कि जहां-जहां उनकी मैस एजिटेशन वायलेंट होगी, ही विल डिसोसिएट एंड ही केप्ट ऑन डिसोसिएटिंग। उससे कंट्रोवर्सीज भी पैदा हुई। लेकिन जिस तरह देखे ना, जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन के ऐलान कर दिया, पंजाब में इलेक्शन कैंपेन में पूरी कम्युनल आर्गुमेंट्स दी गई, तो आई डोंट थिंक जिन्ना called off those direct actions either in Calcutta or in Punjab. महात्मा गांधी ने अपने जो है मैस एजिटेशंस को हर दफा डिसोसिएट कर लिया। तो here you find someone who takes a stand on what sort of agitation is right and what is wrong. तो यहाँ पे भी एक उनकी और किस्म की ग्रेटनेस नजर आती है। So these are some of the things I thought I could add. दीपक मलिक जी तो उनके स्कॉलर हैं, पढ़ाया है, उस पे रिसर्च की है, तो वो चीज़ें आपके सामने पहले ही आ चुकी हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं है सर कि एक नौजवान जो आज के भारत में ज़िंदा है और जिस तरह के कम्युनलिज़्म के माहौल में वो साँसें ले रहा है, उन्हें महात्मा गांधी के बहुत सारे जो आइडियाज़ उस ज़माने में मुमकिन है
ठीक रहे हों, आज के ज़माने में वो यूटोपियन उन्हें महसूस होंगे। तो ये जो एक आइडियलिज़्म की जो उनकी कोशिश थी अपनी ज़िंदगी में चलने की, उसूलों पे चलने की और वो ये समझते हैं आज का जो नौजवान है, वो और भारत का कम से कम, वो ये समझता है कि इसका नुकसान हिंदू कम्युनिटी को ज़्यादा हुआ और इसी के चलते भारत एक कमज़ोर देश बना। तो प्रोफ़ेसर दीपक मलिक जी, आप इस आर्गुमेंट को किस तरह से देखते हैं कि हमें महात्मा गांधी ने कमज़ोर बना दिया? अब जहाँ तक इस तरह की जो बातचीत आज के नौजवानों में चल रही है, या बहुत सारे लोग, दूसरे लोग भी मानते हैं कि गांधी अब कोई रिलेवेंट नहीं है, और कुछ लोग मानते हैं कि गांधी नुकसान हमारा कर गए। मैं समझता हूँ कि उसको भी अ, एक चीज़ मैं कहता रहा हूँ कि गांधी को गांधी एंगल से देखना चाहिए, गांधी नज़रिए से देखना चाहिए। तो सवाल है कि वो भी उनका सच हो सकता है, लेकिन जहाँ तक गांधी ने हिंदुस्तान का नुकसान किया या एक मुल्क को बनने नहीं दिया, कमज़ोर छोड़ गए, मैं इसमें इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, इत्तेफ़ाक नहीं कर पा रहा हूँ। चूँकि एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि गांधी ने हिंदुस्तान की अवाम को, जनता को एक नए किस्म की अ, डेमोक्रेटिक अ चेतना से जोड़ा, एक न्यू कॉन्शसनेस दी। मास मूवमेंट हमारे देश में इसके पहले कभी हुआ ही नहीं था उस तरह से। मास अपसर्ज हुआ था, ठीक है, 1857 का एक मास अपसर्ज था। एक एनार्किक लगभग एक उस तरह का था, जो कुछ भी था। आर्म्ड भी था। लेकिन इस तरह से एक बड़ा भारी मास अपसर्ज, और वो एक मास एजुकेशन में बदला, एक शिक्षा में बदल गई। लोगों के घर-घर, गाँव-गाँव में अ, अहिंसा, चरखा, इन सब चीज़ों की बात होने लगी। यहाँ तक कि एक चीज़ का मैं ज़िक्र करता हूँ कभी-कभी, एक एक शायर बहुत बड़े रहे हैं, 1923 या 24 में शायद उनका इंतकाल हो गया, अकबर इलाहाबादी। तो उनका एक छोटा-सा शेर है कि बुद्धू मियाँ भी अब हज़रते गांधी के साथ हैं तो खाकसार, लेकिन तूफ़ान के साथ हैं। तो देखिए, एक बात जो है कि अ, उन्होंने जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है महात्मा का, वो हमारी डेमोक्रेटिक कॉन्शसनेस को बढ़ाने का है। हमको एक मॉडर्न मॉडर्न किस्म की कॉन्शसनेस उन्होंने दिया। उनका चेहरा बड़ा नॉन मॉडर्न लगता है, प्री मॉडर्न भी लगता है। लेकिन उस आदमी ने पूरे पॉलिटिक्स को मॉडर्नाइज़ भी कर दिया एक तौर से। एक मॉडर्न कॉन्शसनेस दे दिया। हमारे यहाँ तो राजा-रानी की कहानी चलती थी, थोड़ा धर्म वाले मामलों पे इधर-उधर लोग हो जाते थे, दाएँ-बाएँ होते थे। उससे हटा के एक आज़ादी की लड़ाई, और दूसरा कि एक डर जो था हमारे अंदर, राजा का खौफ, साम्राज्यवाद का खौफ, इम्पीरियलिज़्म का खौफ, उस खौफ से हटाया हमें। हमें साहसी बनाया। हम कमज़ोर तो नहीं कहेंगे। हमको अगर किसी ने साहसी बनाया, तो महात्मा गांधी ने ही बनाया। और उसी साहस की बदौलत हम लड़े, हमारे पास तो कुछ नहीं था। जो कहते हैं ना, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, हैं? ना तुम्हारे पास बंदूक था, ना पिस्तौल था, कुछ नहीं था, लेकिन क्या था? क्या था? जनता, जनता की चेतना और जनता की का एक उभार, एक पूरा-पूरा, माने आप सोचिए कि आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तान की, इश्तियाक साहब तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। मेरे ख्याल से अगर क्वांटिटेटिवली देखा जाए तो इतनी बड़ी एंटी कॉलोनियल फाइट, स्ट्रगल कहीं शायद नहीं हुई है। और जो इनकलाब भी हुए हैं दुनिया में, चाहे फ्रेंच इनकलाब हो, चाहे अक्टूबर का इनकलाब हो, चाहे चीन में माओ त्से-तुंग का इनकलाब हो, वो इनकलाब भी इसकी तुलना में बहुत छोटे हैं, अगर क्वांटिटी के टर्म में दिए जाए, हैं? उसके पूरे एक्सपैंड के तौर पे। कितना बड़ा कॉन्शसनेस का वो एक हुजूम खड़ा कर दिया महात्मा ने अपनी 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 लड़ाई के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। तो जी। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म विज़न के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो एक्चुअली उन्होंने जागरण किया। वो हिंदुस्तान की जनता को जगाए, और जगाए। आजकल
जी, जी, जी। मैं माफ़ करें आपको रोक रहा हूँ। एक सवाल इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आजकल हुँ। भारत में एक फ़िक्रा है जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल है। मैं उसकी चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूँ और आप फिर बताएँ कि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये गलत है। लोग कहते हैं कि लाखों चढ़े थे फांसी पर, न जाने कितनों ने गोलियाँ खाई थीं। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी? प्लीज़ बताएँ एक ये जो लोगों के ज़बान पे एक नया-नया ये फ़िक्रा आया है इन सालों में, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, इनकलाबियों का की जो सैक्रिफ़ाइस है, इनकलाबियों का जो बलिदान है, उसमें दो राय नहीं कि बहुत बड़ा बलिदान है और वो लड़ाई लड़े। हिंदुस्तान में इनकलाबियों की एक अच्छी खासी जमात थी। एक तरफ इनकलाबी थे, एक तरफ पूरी आज़ादी की मुहिम थी, लड़ाई थी। और भी लोग थे जो लेफ्ट के लोग थे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो लेकिन जो लोग फांसी के फंदे पे चढ़े, एक अगर बहुत ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, तो वो मास मूवमेंट नहीं क्रिएट कर पाए। और इसकी शिकायत अगर किसी दूसरे आदमी से न करके हम फांसी के फंदे पे सबसे नौजवान उम्र में, सबसे कम उम्र में और सबसे पूरे हिंदुस्तान भर में शोहरत पाने वाले आदमी से के वक्तव्य से, उसके स्टेटमेंट से ले सकते हैं, भगत सिंह से। भगत सिंह ने भी कहा कि हम तो हिंदुस्तान को जगाना चाहते हैं, गांधी जी वही कर रहे थे। तो जगाने के लिए हम फांसी पे चढ़ रहे हैं। लोग सो रहे हैं। हैं। तो देखिए, एक बात है कि जो लोग फांसी के फंदे पे चढ़े, बहुत कम लोगों को अंदाज़ था कि इससे इससे कितना हद तक लोग आगे बढ़ेंगे। लोग ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक माने एक एक किसी पर्पज़ के लिए डेडिकेटेड होते हैं, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं और होते भी हैं, ऐसा होता है सारी दुनिया में। और दे आर हीरोज़ ऑफ अ कंट्री, हीरोज़ ऑफ अ सोसाइटी। जी, लेकिन मास मूवमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ अ डिफरेंट थिंग। नेशन बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये सारी चीज़ें, चूँकि हमारा तो रिश्ता थोड़ा बहुत कुछ फ्रीडम मूवमेंट से रहा है, उस फ्रीडम मूवमेंट से तो नहीं जिसमें महात्मा थे। अब होता शायद अ अ, ज हिंदू में कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो अगर हुआ होगा तो पता नहीं क्या। लेकिन नेपाल की लड़ाई से मेरा बड़ा बड़ा रिश्ता रहा है। नेपाल में जब राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई हुई, वहाँ राजा के खिलाफ, तो उनसे हमारा बड़ा अलाइव रिश्ता था दोनों तरफ, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी दोनों। हम देखते थे कि वहाँ जो इनकलाबी थे, कुछ इनकलाबियों से हमारे गहरे रिश्ते थे। वो इनकलाबी बेचारे जनता के सवालों को समझ ही नहीं पाते थे। ठीक है, वो बड़े बहुत ही तेज़ तर्रार और बहुत लड़ने वाले, सब कुछ था उसमें, हैं? लेकिन जनता से उनका लिंकेज था ही नहीं। अंत में हुआ क्या कि बहुत सारे लोग, चूँकि हमारी भारत सरकार भी इनको पनाह दे रखी थी, बीपी कोइराला को, सारे लोगों को लड़ने के लिए, तो उसमें सारे काफ़ी लोग जो हैं वो बचे रह गए, वो फांसी के पे झूले नहीं राजा के यहाँ। तो वो जब हम सबको काठमांडू में बाद में मिले, तो बहुत ही बेचारे लगे, बहुत ही लोनली लगे। ऐसा कुछ उनका दिखलाई नहीं पड़ रहा था कि जो उनका शौर्य था, जिस तरह से उन्होंने एक आध लोगों ने हवाई जहाज़ हाईजैक किया था, डकैती कर ली थी, अ, माने देश के लिए डकैती की थी, अपने 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 को पैसा जी। नहीं डाला। वो होता। तो ये देखिए, एक-एक ये सारी चीज़ें हैं। इनकलाबी होना एक बात है और पॉलिटिकल कॉन्शसनेस क्रिएट करना एक दूसरी बात है, एक बड़ी बहुत पॉलिटिकल। खूब, बहुत खूब। मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप भगत सिंह को कोट करते हैं, तो हुँ, साथ में ये भी बताएँ कि हुँ, क्या भगत सिंह ने ये बम, गोले, पिस्तौल का रास्ता नौजवानों को बताया? क्या उन्होंने ये कहा कि आप इस रास्ते पर चलें? उनका तो ये कहना था कि इंकलाब की तलवार विचारों की खान पर तेज़ होती है। बिल्कुल। तो एंड ऑफ द डे वो थॉट्स की बात कर रहे हैं और थॉट्स जो गांधी ने दिए पूरी दुनिया को, वो उस माहौल में, उस वक़्त में जब एक वर्ल्ड वॉर हो रहा है और लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं, किसी का किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे में नॉन वायलेंस की बात करना, पीस की बात करना, अपने आप में किसी इनकलाबी कोई विचार से कम नहीं है वो। प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने एक बड़ी बात कही कि जी अ, पार्टीशन के दौरान 55 करोड़ रुपए का यानी कि 55 करोड़ रुपए
उस वक़्त के, जो भारत की सरकार को पाकिस्तान को देने थे, जिसे सरदार पटेल नहीं देना चाहते थे। उनका ये मानना था कि इस वक़्त पाकिस्तान ने हम पर हमला किया हुआ है, कश्मीर में एक जंग हो रही है, हमें ये पैसा नहीं देना चाहिए और जब जंग खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम ये पैसा पाकिस्तान को दे सकते हैं, मगर ये वक़्त सही नहीं है, क्योंकि फिर इसी पैसे से असला खरीद के और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज के दौर में अगर आप किसी भी नौजवान को ये बताएँगे कि ये सरदार पटेल की पॉलिसी थी, तो वो भी उसको ठीक ही कहेंगे कि हाँ भई, अच्छी पॉलिसी है। आप दुश्मन को पैसे क्यों दें कि वो आप ही को मारे? तो आप इस पूरी आर्गुमेंट को किस तरह से देखते हैं? क्या महात्मा गांधी से यहाँ गलती हुई? जिसके लिए फिर वो आगे उपवास पे बैठे और फिर जान गँवानी पड़ी? अब इसके ऊपर ये राय जो कुछ लोग रखते हैं, तो वो मुझे समझ तो आती है, बल्कि गौडसे ने तो यही कहा है कि वो मुसलमानों का और पाकिस्तान का ख़्याल रखते थे, हिंदुओं का और इंडिया का नहीं थे रखते, तो ये एक आर्गुमेंट बन सकती है, यकीनन। लेकिन मुझे तो ये अमल उनके फ़लसफ़े के मुताबिक यही है कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बेस्ट वर इफ दे कुड लिव टुगेदर, इफ दे आर पार्टिंग, दे शुड पार्ट एज़ ब्रदर्स। ठीक है, घर में 2 भाई नहीं रह सकते, 2 घर बना लेते हैं, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन जो है एसेट्स की वो मुनासिब होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यही उन्होंने प्रिंसिपल जो है इसके ऊपर इस्तेमाल किया और मैं उसी को महात्मा क्वालिटी समझता हूँ ना, ये आम सियासतदान की सोच नहीं है, ये उससे अलग है, उससे बुलंद है ये सोच। ठीक है, इन द लॉन्ग रन इंडिया और पाकिस्तान ब्रदरली रिलेशंस नहीं बन सके, ये ही वाज़ वार्निंग दिस। ये भी तो साथ कहना चाहिए कि पार्टीशन जो है, ये नहीं होनी चाहिए, इट विल लीड टू अ ब्लड बाथ। तो पार्टीशन अल्टीमेटली तो अंग्रेज़ों ने फैसला किया ना कि ठीक है, हम जिन्ना की ये बात मान लेते हैं, लेकिन अपने तरीके के साथ। गांधी की अगर बात देखी जाती तो वो पार्टीशन के खिलाफ थे। So whosoever granted or demanded partition and got it should be blamed number one. देखिए, महात्मा गांधी को समझने के लिए यू हैव टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें ये सारी रियलिज्म और ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। ही वांटेड टू establish some higher principles. Did he succeed? Yes, in one way, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो एक्सेप्टेड राइट टू प्रोटेस्ट है वो तो पीसफुल ही है। पाकिस्तान जहाँ पे गांधी को इस तरह नहीं माना जाता, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार तुम सारे इनकलाबी हो, इनकलाब करके तो दिखाओ। मैं तो खुद इनकलाबी पार्टी के साथ रहा हूँ, सांस नहीं लेने देते। हाँ, तुम एजुटेशन पीसफुली करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे, अपनी राइट्स की बात करोगे, तो यू कैन गो एंड मेक अ डिफरेंस। भगत सिंह के इशू पे भी अगर आप आए तो देयर इज अ सेल्फ क्रिटिसिज्म ऑफ भगत सिंह, जहाँ पे अजय कुमार घोष की जो किताब है भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, उसमें भी जिक्र है और एक दो और जगह पे भी मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि हमने ये जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इस्तेमाल की थी, वो उसे रेवोल्यूशनरी वायलेंस कहते हैं, वो अल्टीमेटली डिडंट पे ऑफ। तो जब तक अवाम आपके साथ ना हो, आप एक बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। हुआ क्या था एक्चुअली, भगत सिंह जब व्हेन ही वाज हैंग्ड अलोंग विथ हिज टू कॉमरेड्स, तो कोई शोर नहीं मचा, सारे चुप हो गए, डर गए। और ये तो बाद में जब अ, उनकी सैक्रिफाइस को समझा गया, उनकी दिलेरी का तो जवाब ही नहीं ना। ही डिसाइडेड टू बी हैंग्ड टू सेट एन एग्जांपल, बट वाज ही एबल टू सेट एन एग्जांपल? आई वुड से नो। अल्टीमेटली एक और भी है आर्गुमेंट कि द ब्रिटिश रूल वाज नॉट दैट ओप्रेसिव लाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ द जार्स, या चाइना के अंदर जो जापानीज ने जुल्म किया हुआ था। बहुत इंडियन जो थे ब्रिटिश पॉलिसीज के को मानते भी थे। इसलिए एक ऐसी सिचुएशन में, और चाइना में हान इंडियंस
चाइनीज, दे से अबाउट 90% है या 94% है। रशिया में रशियन नेशनैलिटी एक है। यहाँ पे तो यू हैड टू ब्रिंग इनटू द स्ट्रीट पीपल विद डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, सब कास्ट्स, उन सबको मोबिलाइज करना जो है, ये गांधी जी का ही कमाल है कि मिलियंस को वो ले आते थे। जरा आप डिफिकल्टी भी तो देखें ना। इंडिया वाज नॉट अ बिल्कुल। नेशन potentially in the sense as maybe the Han Chinese are और द रशियंस वर, जहां पे इनकलाब हुए। तो इनकलाब जहां पे आप कर रहे हैं, वहां पे आपकी कम्युनिस्ट मूवमेंट कितने लोगों को मोबिलाइज कर सकी। तेलंगाना के अंदर ट्राई हुई तो वो भी कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तान के अंदर ये नक्सलाइट्स क्या करते रहे, उनसे कोई कामयाबी हुई उनको हासिल? नो। द स्टेट इज टू पावरफुल and the contradictions within society are too many for a simple revolution, social revolution. तो वहां पे जो गांधीयन मल्टी क्या कहते हैं लेयर्ड स्ट्रगल है कि हाउ टू बीट द रूलर एट इट्स ओन गेम, डेमोक्रेसी, पीस, उसको महात्मा गांधी ने बड़ी क्लेवरली, बड़ा स्किलफुली इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं महात्मा गांधी वॉज नॉट द थियरिस्ट ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, वो जवाहरलाल नेहरू हैं, बट ही वॉज द arch example of the champion of civil society, challenging an unjust order, and colonial rule तो unjust होता ही है ना, हुँ, हुँ। despite some of the progressive changes they made and so on। ये भी तो साथ साथ था ना कि जो क्लब बनते थे उसमें ये था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, साथ साथ राइट टू रिप्रेजेंटेशन था, साथ साथ एक रेसिस्ट किस्म की इनजस्टिस भी थी। महात्मा गांधी ने कास्ट सिस्टम को भी कन्फ्रंट किया। अब दलित जो है वो उनको बहुत गालियां देते हैं। मैंने कहा यार बात सुनो, ये मेरी, अगर आप लोगों ने जिना किताब पढ़ी है तो उसमें मैंने एक एंगल लिया है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने कहा दलित डेफिनेटली वर द मोस्ट कंटिन्यूअसली ओप्रेस्ड पीपल, ये मान लेते हैं हम, लेकिन उनकी ट्रेजेडी ये थी कि दे वर नॉट इन अ मेजोरिटी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मुसलमान तो जहां मेजोरिटी में थे वहां पे उन्होंने क्लेम कर ली ना स्टेट। तो जब आप मेजोरिटी में नहीं है, 10, 15, 20% पॉपुलेशन है, आप किस बुनियाद पे अपना एक मुल्क क्लेम करेंगे? तो वहां पे रिजर्वेशंस के जरिए और सोशल रिफॉर्म के जरिए ही आगे लाने का जो चांस था वो ज्यादा कामयाब हो सकता था। यू कुड, इसीलिए अंबेडकर नेवर क्लेम्ड सेपरेट होमलैंड फॉर हिज पीपल। कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। ही अंडरस्टूड कि जिस तरह डेमोग्राफी है दलित्स की, ओप्रेशन उन पे शायद टोटल है, बट दे कांट क्लेम कि ये इलाका हमें दे दो, हम अपनी स्टेट बना लेंगे। वहां पे भी महात्मा गांधी का पूना पैक्ट जो है एक्चुअली उनके काम ही आया ना। ठीक है, हिंदुइज्म में दलित सिचुएशन को जिस तरह हैंडल किया गया, शायद वो फ्रॉम अ दलित पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, दैट आई कैन फुली अंडरस्टैंड। और ट्रू। महात्मा पे जो वो इल्जाम लगाते हैं वो भी आई कैन फुली अंडरस्टैंड, बट आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम आउटसाइड कि क्या मुमकिन था। और वो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो बना ना कि ये रिजर्वेशंस होंगी, और उससे जो चेंजेस आए उनका रिजल्ट भी है। मायावती हैज बीन इलेक्टेड 4 times द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। हाउ कम दैट वाज पॉसिबल? अगर ये सारी चीजें ना होती तो मैं वहां पे भी महात्मा गांधी की जो है ना सोच और समझ, एक रियलिटी को हैंडल करने की, बहुत सुपीरियर समझता हूँ बाकी कई लोगों से। दैट्स द वे आई लुक एट इट। दीपक मलिक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जो है हमारे आज भारत के बहुत सारे लोगों के नज़दीक पहले प्रधानमंत्री चुने जाने चाहिए थे और उनकी जगह पर महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को एज़ अ प्राइम मिनिस्टर चुना और ये ज़्यादती की, जबकि कांग्रेस की ज़्यादातर जो लोग थे वो चाहते थे कि सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर हों। तो आप इस इल्ज़ाम को किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू के अ, महात्मा गांधी के सिलेक्टेड
कैंडिडेट होने का सवाल है, ये बात तो सही है। ये महात्मा ने ही उनको प्रमोट किया, इसमें दो राय नहीं। वो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके साथ। जो प्रोविंशियल कमिटियाँ अपने तरफ से नाम भेजती थीं, उसमें जवाहरलाल का नाम नहीं आ पाता था और बराबर से कमज़ोर पड़ता था, लेकिन गांधी जी इस काम को करते थे। लेकिन सरदार पटेल को महात्मा गांधी ने अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं माना, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। एक आदमी के पूरी बनावट को देखकर उसको तय किया जा सकता है। एक सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि दोनों, सरदार पटेल और महात्मा गांधी दोनों गुजराती थे, और बड़े करीबी गुजराती थे। अगर महात्मा गांधी के दरबार में या कहिए उनकी जमात में कोई उनसे मजाक कर सकता था, तो सरदार पटेल ही कर सकते थे। बाकी लोग मजाक नहीं कर पाते थे उस तरह से। हाँ। लेकिन कुछ नजरिए होते हैं जिस नजरियों से महात्मा गांधी सहमत नहीं होते थे, और इस वजह से सरदार पटेल उनके लिए खरे नहीं उतरे, और उन्होंने जवाहरलाल में, उसको कहते थे क्रिस्टल क्लियर, जवाहरलाल ज्यादा उनके लिए एक भविष्य के उसमें वो कोई बहुत ज्यादा एक तौर से आप कहिए तो जवाहरलाल का इतना ज्यादा उनसे बहुत सारे सवालों पे झगड़ा तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पॉलिटिकल इंटरैक्शंस हैं, जिसपे महात्मा की एक तरफ एक महात्मा और एक तरफ एक जवाहरलाल बिल्कुल से एक मॉडर्न आदमी, वो दोनों में बड़ा तारतम्य कहीं दिखलाई नहीं पड़ता, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन दिखलाई पड़ते हैं, कायदे से तो अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने जवाहरलाल को क्यों आगे बढ़ाया, जवाहरलाल को क्यों उपयुक्त समझा, उस पे मैं समझता हूँ कि वो जवाहरलाल की कुछ क्वालिटीज को समझते थे और सोचते थे कि ये आदमी आगे काम दे सकता है। उन्होंने कहा कि व्हेन आई एम गॉन ही विल स्पीक माय वॉइस, जवाहरलाल। तो अब जब महात्मा इस तरह की बातें करते हैं, तो हम समझते हैं कि कुछ बहुत बुनियादी बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने किया। नंबर वन, जैसे हम एक चीज देख लें, महात्मा का एक बहुत बड़ा जो ग्राउंड था, जो उनके पूरे सियासत का ग्राउंड था, पूरे आंदोलन का, वो था हिंदुस्तान के 7 लाख गांव। ग्राम स्वराज कहते थे, गांव को अलग यूनिट मानते थे, गांव को उन्होंने एक पूरे एक ढांचे में खड़ा कर दिया था। मैं बहुत सारे अपने माओवादी दोस्तों से कहता हूँ कि भाई जब गांव महात्मा गांधी कहते हैं, तो आप क्यों नहीं उसमें डिकॉन्स्ट्रक्ट करके पढ़ सकते हैं कि दैट मीन्स द पेजेंट्री। तो पेजेंट्री की बात कर रहे हैं, पेजेंट्री की बात तो हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं भाई। और पेजेंट्री एक ऐसा मुल्क जो किसानों का मुल्क हो, बड़ी बड़ी तादाद में, और उनकी एक अक्सरियत हो, तो खैर उनकी बात अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन सा हिंदुस्तान की बात करेंगे। यही महात्मा गांधी कहते थे, गांव की बात करना मतलब हिंदुस्तान की बात करना। तो लेकिन गांव में एक बात कम रह गई थी, हमारे गांव जो थे वो जमींदारी के अंतर्गत थे। जमींदारी प्रथा खास तौर से उत्तर भारत में और मध्य भारत तक काफी मजबूती से। जवाहरलाल ने आते ही सन 48 में जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, तो ये देखिए, ये गांधीयन प्रोग्राम को कैसे आप, गांधी की दृष्टि को, गांधी के नजरिए को कैसे आप आगे ले चलेंगे, ये ज्यादा क्लियरली एक मॉडर्न स्टेट के तहत, एक मॉडर्न पॉलिटिक्स के तहत शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग जवाहरलाल में थी, और इसीलिए उस बात को आगे गांधीयन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया उन्होंने। छोटे उद्योग, 1956 का जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसकी भी बहुत लोग आलोचना करेंगे। आज तो उसको पूरा उलट दिया गया है, वो तो खत्म कर दिया गया एकदम से। तो 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ली गई, उसमें गांधी जी का जो कहना था, एक बात गांधी जी कहते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन फॉर द मासेस की जाए। तो वो छोटे उद्योग, मझले उद्योग, इस तरह के उद्योग जो हैं, उस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं या कामकाज है, या
इसको बढ़ावा दिया जाए, इसका पूरा 56 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो बाकायदे ढांचा बना गया और उससे लोग हुआ भी। मैं बनारस शहर में रहता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी भर पढ़ा। बनारस शहर में हमारी सबसे बड़ी जो वहाँ जीवन जीने का रास्ता है, हिंदू और मुसलमान दोनों का। तो मुसलमान हमारे यहाँ करीब-करीब 5 लाख हैं और वो साड़ी बीनते हैं, बनारसी साड़ी बनाते हैं और हिंदू जो है उनको बेचता है, तिजारत करता है उसकी। हुँ। वो दुकानदारी है उसकी। आजकल थोड़ा-सा मुसलमानों में भी थोड़ा कुछ लोग 2-4 लोग व्यापार करने लगे हैं, आ गए हैं, तिजारत में आ गए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस शहर को खुद अपने आँखों से बढ़ते हुए देखा है, इन जुलाहों को, जो निहायत गरीब, टोटल प्रोलेटारिएट होते थे, आज की तारीख में काफ़ी हद तक उनमें ज़िंदगी में बदलाव आया है, काफ़ी कुछ बढ़ा है। ये छोटे जो हमारे ये इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने का जो पूरा प्रोग्रेस था, हम तो सीधे तौर पे बड़े उद्योगों की ओर जा सकते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर जा सकते थे, वो नहीं किया। 1956 इज़ नॉट दैट। तो देखिए, जो गांधीयन ऑब्जेक्टिव्स थे बेसिकली, जो पूरे मुल्क को, पूरी जनता को उसकी गुर्बत, गरीबी और उसके जो मूल समस्याएँ थी, उसको जो एड्रेस करने का तरीका था, वो जवाहरलाल के पास था। इसको गांधी ने पहचाना था कि बहुत खूब। ये नौजवान आदमी जो हम उनसे कहा भी, उन्होंने एक जगह कहा भी कि तुम तो हमसे 20 साल छोटे हो। लेकिन ये है कि वो देखते थे कि एक टैलेंट है इस आदमी में, ये आगे बढ़ा। सरदार पटेल अपने मायने में बहुत काम किए, उन्होंने भी बड़ा काम किया, जो पार्टिकुलरली स्टेट्स को मर्ज कराने में और एक मजबूत एक यूनियन बनाने में, ये सब काम किया उन्होंने। लेकिन वो जिसे कहते हैं एक विज़न जो होता है, विज़न नहीं है। 1900 ये जब फर्स्ट एशियन कॉन्फ्रेंस हो रहा था दिल्ली में, तो किसी ने सरदार पटेल से सवाल किया कि साहब एशिया का क्या होगा, या ये कैसे आगे बढ़ेंगे, सब लिबरेशंस क्या? ओह! टॉक टू जवाहरलाल, दैट इज़ हिज़ बिज़नेस। हैं? तो अब सवाल ये है कि विज़न जो है, सरदार पटेल का विज़न था, एक एक दायरे में था। हैं? लेकिन जो जवाहरलाल का विज़न था, गांधी जितने स्वप्नदर्शी थे, लगभग यूटोपियन थे, जवाहरलाल भी स्वप्नदर्शी थे और दोनों का एक मिलन यहीं पर होता है। दोनों का आँखों में तस्वीर थी एक भविष्य के समाज बनाने की, तैरती रहती थी। वो तस्वीर शायद उतने मजबूती से तैरती नहीं थी सरदार पटेल के। ठीक है, कुछ कुछ सवालों पे सरदार पटेल का बहुत अच्छा काम रहा, उन्होंने काम किया। लेकिन बाकी सवालात में तो सरदार पटेल उस तरह से खरे नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारी पक्ष हैं उनकी ज़िंदगी के और उनके पूरे पूरे अपने कंडक्ट के, जिससे गांधीयन जो पर्सपेक्टिव है, ख़ास तौर से हिंदू-मुस्लिम एकता, अ, पार्टीशन के सवाल पर भी, अ और तमाम सवालों पे लोग बहुत आलोचना, बहुत काफ़ी तीखी आलोचना करते हैं। जैसे कश्मीर के सवाल पे अभी पिछली बार ही बात हो रही थी। तो उसमें तो सरदार पटेल भी शामिल थे भाई, कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने के लिए। ऐसा नहीं था कि उनकी असहमति थी। ही वाज़ आल्सो पार्टी टू दैट। तो सवाल ये है कि ये जो सवालात हैं, ये सवालात इस मायने में इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए, जो इश्तियाक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आउट ऑफ बॉक्स देखना चाहिए। क्योंकि गांधी को जब हम देखेंगे, तो गांधी में एक समझ थी कि आगे आने वाला हिंदुस्तान कैसे होगा, क्या होना चाहिए। और वो समझते थे कि ये जवाहरलाल में एक एक क्षमता है, उसमें एक एक कैपेबिलिटी है कि उसको लेकर, और क्रिस्टल क्लियर है, बड़ा शुद्ध आदमी है, बड़ा वो है, ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, टैक्टिकल रहेगा, कुछ ये बातें हों। और बहुत सारे छोटी-मोटी घटनाएँ हुई हैं जिसके सहारे सरदार के बारे में शायद महात्मा गांधी की राय उतनी मजबूत नहीं बन सकी जो जवाहरलाल के बारे में बनी थी। आचार्य नरेंद्र कांग्रेस प्रेसिडेंट होने वाले थे, सरदार पटेल ने बड़ी खिलाफत की। अब ये सब सवालात हैं। अब आचार्य नरेंद्र देव चाहे जो हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं किसी ज़माने में, समाजवाद के, सोशलिज़्म के शुरुआती दौर के नेता थे, कांग्रेस छोड़ के चले गए, कांग्रेस में ही थे, जवाहरलाल के बहुत करीबी थे। तो अब ये सब
और बड़े ही साफ-पाक आदमी थे, वो भी संत थे एक तौर से। तो इस तरह की जो बातें हुई हैं, इस तरह का जो घेराबंदी और गुटबंदी भी जो कांग्रेस के अंदर बनी थी, उस सबको देख रहे थे महात्मा और उस तरह से उन्होंने कदम उठाया था। एक जवाहरलाल एक रिवॉल्यूशनरी थे, महात्मा भी रिवॉल्यूशनरी थे। रात को दूसरे दिन जिस दिन हत्या हुई महात्मा गांधी की 30 जनवरी 38 48 29 तारीख की रात को, उस दिसंबर की जाड़े वाली रात को महात्मा ने एक छोटा-सा मजमून लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमको लोक सेवक संघ बनाना चाहिए, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। अब इस तरह की बातें जो हैं, ये बातें शायद किसी तरीके से जवाहरलाल के दिमाग में आ सकती थी, लेकिन आप कहें कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको मान लेते, नहीं मान पाते। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अ, उस दिमाग के ही नहीं थे कि वो करते। तो ये बातें हैं जिसके चलते जी। हम समझते हैं कि गांधी और जवाहरलाल में एक ख़ास किस्म का रिश्ता बनता है। जबकि अगर कोई ऊपर से इतिहास के पन्नों को खोले और देखे, तो इतना दोनों में तकरार हैं, इतने वो हैं। 32 में अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आया। जवाहरलाल महात्मा ने कहा कि वो बिहार के लोग बड़ा वो करते हैं, जात-पात करते हैं, उसके लिए हो गया। जवाहरलाल ने इतनी एकदम इंस्टेंट खत लिखा, "बापू व्हाट आर यू डूइंग? हाउ डू यू थिंक दैट दिस थिंग, आई मीन दिस इज़ सुपरस्टिशन एंड ऑल दैट अनसाइंटिफिक एक्सेट्रा, एक्सेट्रा।" मतलब तो ये अगर वैसे देखें तो उनकी जो चिट्ठी-पत्री और इंटरैक्शंस हैं इतने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन यही तो क्वालिटी थी महात्मा की। अम्बेडकर ज़िंदगी भर महात्मा की खिलाफत की। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के चेयरमैनशिप का आया कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन हो, तो सब लोग खोजने लगे कि साहब बाहर से मिस्टर ऑस्टिन वहाँ अमेरिका में जस्टिस ऑस्टिन ये वो 50 लोगों को खोजने लगे कि उनको बुलाया जाए, इनको बुलाया जाए। बोले, "अरे भाई हमारे यहाँ तो अम्बेडकर है, इतना टैलेंटेड आदमी है भाई, उसी को रखो।" ज़िंदगी भर जो उनकी उनकी आलोचना करते रहे, तीखी आलोचना करते रहे, हैं, लेकिन बिल्कुल, उन्होंने आपने ठीक कहा सर और उसके साथ-साथ जब लोग उनके पास गए और उनसे हुँ, कहा कि बापू हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो हुँ, आप हमारा मार्गदर्शन करें। इसके हुँ, जवाब में उन्होंने कहा कि एक बात का हमेशा ख़्याल रखना, कोई भी कानून बनाओ, तो इस बात को सुनिश्चित करना कि जो पंक्ति में यानी लाइन में जो सबसे आखिर में जो व्यक्ति खड़ा हो, ये सोचना कि उसके लिए वो कानून कितना फ़ायदेमंद होगा। इस हुँ, प्रिंसिपल को लेकर ही आज जो है दुनिया के तमाम मुल्क जो है वो कानून अपने यहाँ पे बनाते हैं। तो आपका धन्यवाद सर। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की तरफ जाता हूँ और उनसे एक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी सवाल वो ये है कि गांधी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट क्यों किया? जबकि जिन्ना साहब खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट के हक में बिल्कुल नहीं थे और लोगों का ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि भारत में कम्युनलिज़्म की जो नींव है, वो खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करके गांधी जी ने रखी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है सर? बहुत मुनासिब और बहुत मैं खुश हूँ आपने सवाल किया है क्योंकि अगर ये सवाल ना किया जाता, तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर हम बात ना कर सके। देखिए, जिन्ना वाली किताब के बाद अब कोई नहीं ये कह रहा जो ये पहले बातें होती थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक्चुअली और भी मटेरियल दिया जा सकता है, लेकिन किताब के अंदर सिर्फ़ खिलाफत इश्यू के ऊपर पे तो मैंने नहीं ना था लिखना। लेकिन जो 2 रेफ़रेंस हैं, उनमें से एक ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना 1919 में मुस्लिम लीग का जो एक कमेटी था, उसके मेंबर बन के यूके गए, वहाँ के हुकूमत और लोगों के साथ प्लीड करने के लिए कि आप ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंबर ना करें। मुसलमानों की इसके साथ एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन है, एक इमोशनल है, तो ये आप मत कीजिए। तो ये कहना कि अ, जिन्ना वाज़ अगेंस्ट खिलाफत इंस्टीट्यूशन इज़ रॉन्ग, मगर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनकी ये है
1920 में, जिसमें पहले राउलेट एक्ट्स हुए थे, फिर खिलाफत यानी मेंशंस के द स्पॉइलेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, दीज आर हिज वर्ड्स, कि फर्स्ट दे टूक अवे आवर लिबर्टी यानी राउलेट एक्ट्स, एंड देन दे वांट टू टेक अवे आवर फेथ, यानी ये फेथ तो मुसलमानों की थी ना। जिना वाज एज क्या कहते हैं, explicitly supporter of the खिलाफत क्वेश्चन एज वाज महात्मा गांधी। फर्क क्या है? देखें, इससे पहले जलियांवाला बाग हो चुका हुआ था, राउलेट एक्ट आ चुके हुए थे, जहां पे जिन्ना साहब ने तकरीर वो इंपीरियल असेंबली में की थी। महात्मा गांधी ने वहां पे कहा कि नहीं, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर देंगे। तो मैस मूवमेंट होनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनली आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस पे फर्क है। खिलाफत मूवमेंट पे भी आप देखें तो ये तो मुसलमान आए थे ना महात्मा गांधी के पास। नाउ द क्वेश्चन इज कि यू वांट टू ब्रिंग द मुस्लिम्स इनटू द सेम फोल्ड विच इज एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल, और अगर मुसलमान आपके पास एक इल्तिजा लेके आ जाते हैं कि आपके बगैर हमारी ये मूवमेंट ऑटोमन एम्पायर को बचाने की नहीं आगे चल सकती, तो अगर महात्मा गांधी रिजेक्ट कर दें तो हमेशा के लिए मुसलमान आपसे एलियनेट नहीं हो जाते। आए तो मुसलमान उनके पास थे ना कि आप हमारी इस कमेटी के चेयरमैन बने। ही आई थिंक इन गुड फेथ ये सोच के कि मुसलमान और हिंदू अगर एक इस इंस्टीट्यूशन के लिए इकट्ठे खड़े हो जाए, तो जो 1909 एक्ट के बाद मुसलमानों को हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट से अलग कर दिया गया था, वो शायद क्या कहते हैं उसको कमजोर किया जाए, और दे कैन ऑल ज्वाइन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन वे सेपरेट इलेक्टेड्स की बजाय सबको इक्वल आपको एक इंडियन के तौर पे लिया जाए, बजाय मुस्लिम्स वर्सेस ऑल अदर कम्युनिटीज। और उसमें जाहिर है जो मुसलमान इसमें हिस्सा लेने आए थे उसमें उलमा भी थे, लेकिन उसमें कुछ रेडिकल क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल भी थे। मसलन हुसैन सिंह शहीद सोहरवर्दी वाज नॉट इवन रिमोटली एन इस्लामिस्ट। बाद में तो उन्होंने उन पे इल्ज़ाम है कि वो कलकत्ता की जो बॉलरीना है किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। वो डांसर थे, बड़ा शौकीन थे औरतबाजी के और ड्रिंक के, वो भी उसके अंदर थे। चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो यूपी के थे, वो भी आप इस्लामिस्ट नहीं कह सकते। इस तरह कई मुसलमान मसलन पंजाब से और फ्रंटियर से, ये जो अब्दुल गफ्फार खान हैं, ये सारे ये खिलाफत मूवमेंट के ज़रिए मूवमेंट के अंदर आए हैं। एक और डिस्टिंक्शन है कि ये मूवमेंट हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इसलिए थी कि अंग्रेज़ों ने यहाँ से हुकूमत जो है मुसलमानों की ख़त्म की थी ना। अब अगर ऑटोमन एम्पायर भी ख़त्म हो जाए तो दुनिया में कोई निशान नहीं रहता मुसलमानों की अपनी पावर का। तो मुसलमान उस जज़्बे से भी आए, सिर्फ़ मौलवी होने की वजह से नहीं आए। उसके अंदर 2 सोचें बनी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी में मुसलमान आए, ये एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट में गए थे और वहाँ से ये क्रॉस करके सेंट्रल एशिया में चले गए और मॉस्को पहुँच गए और वहाँ से ये फिर कम्युनिस्ट बन के वापस आए। तो खिलाफत मूवमेंट बेसिकली एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट थी। और मुझे नहीं समझ आती कहना कि उसके बाद कम्युनलिज्म आ गई। बिल्कुल कम्युनलिज्म तो नहीं आई, बल्कि हिंदू मुसलमान मिल के, सोम आनंद एक लाहौर के हिंदू हैं, उनकी किताब है, ये पढ़िए मेरे सामने, लाहौर अ लॉस्ट सिटी। वो कहते हैं कि खिलाफत मूवमेंट से पहले मेरे वालिद, ही वाज अ बैंकर, फकीर चंद, लाला फकीर चंद, जब जाते थे शहर में और कोई मुसलमान टच कर जाए तो बाद में आके कपड़े बदलते थे। बट आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट ऑल दिस वाज सेट असाइड और उनके मुसलमान दोस्त हमारे घर आना शुरू हो गए। तो ये भी एविडेंस है कि कम्युनलिज्म खत्म, बल्कि कमजोर हुई। अच्छा, उसमें
जो इंसिडेंट मोपला इंसिडेंट हो गया, कोहाटाला हो गया, दैट कांट बी ब्लेम्ड ऑन महात्मा गांधी और द खिलाफत मूवमेंट भाई। ये क्या बात हुई? वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, वो कैसे हुई, किसने की, उसपे भी अगर आप चाहें तो बात हो सकती है। मुझे तो इतना पता है कि मोपला मूवमेंट के बाद द कांग्रेस वांटेड टू सेंड एन इन्वेस्टिगेशन कमिटी, जो कि द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ। हमें नहीं पता मोपला अपराइजिंग की खिलाफत मूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन जो अब इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा होता है वो यही है कि देखो जी, मोपला मूवमेंट जो है ये खिलाफत मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुई थी। नॉट इन द लीस्ट। वो एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी, वहां पे रेडिकलाइज मुसलमानों ने हिंदुओं पे अटैक कर दिया। वॉज इट रिलेटेड टू द खिलाफत मूवमेंट? आई एम नॉट सेइंग कि इसका प्रूफ वन वे और द अदर है या नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर अब ये पोजीशन ली गई हुई है। मगर व्हाई डिड देन द ब्रिटिश नॉट अलाउ द कांग्रेस पार्टी टू सेंड अ डेलीगेशन टू इन्वेस्टिगेट के क्या हुआ है? ये नहीं हो सकता कि वहां के सीआईडी के लोगों ने ये करवा दिया हो झगड़ा और इसलिए वो कमेटी को वहां नहीं जाने दिया। व्हाई व्हाई कांट वी आर्ग्यू दैट वे? लिहाजा ट्रू। कई चीजों पे पर्दा डाल दिया गया है। लिहाजा खिलाफत मूवमेंट जो है वो एक बेसिकली एंटी इंपीरियलिस्ट मुसलमान मूवमेंट थी, मुसलमानों की मान ली है, जो महात्मा गांधी के पास आए थे। अगर महात्मा गांधी उनके साथ ना देते तो हमेशा के लिए मुसलमान ये कह सकते थे ना कि हिंदू तो हमारे साथ भाई भाई वाली बात काहे की है? ऑन व्हाट बेसिस आर वी भाई भाई? तो भाई भाई का जो नारा लगा है वो तो खिलाफत मूवमेंट की वजह से लगा है। बाद में सही। जो उसमें ये दरारें आई और दीवार बन गई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। खिलाफत मूवमेंट वाज अ मुस्लिम एस्पिरेशन फॉर सेविंग द ऑटोमन एम्पायर, फॉर इमोशनल पॉलिटिकल व्हाटएवर रीजंस आप कह सकते हैं। और उसमें अगर महात्मा गांधी ने हिंदुओं को ला के उनका साथ दिया तो उससे कम्युनलिज्म कहाँ स्ट्रांग हुई? क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मौलवी अपने अपने मस्जिदों में ही चले गए। और वो तो फिर जब जिन्ना साहब ने यहाँ पे 45-46 में इलेक्शन कैंपेन चलाई है तो वहां पे कौन से मौलवी आए? बरेलवी मौलवी, जो खिलाफत मूवमेंट में बिल्कुल नहीं थे। ये भी जरा सुन लें। जब ये खिलाफत का क्वेश्चन शुरू हुआ तो द ब्रिटिश आर सो क्लेवर, दे वेंट टू मौलाना अहमद रजा बरेलवी, जो कि ये जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है उसके वो आइडियोलॉग हैं। उनसे फतवा ले लिया कि क्योंकि तर्क तर्क जो हैं ये प्रॉफिट की कुरैश ट्राइब से नहीं है, लिहाजा ये तो खलीफा हो ही नहीं सकते। तो ये बरेलवियों ने ड्यूरिंग द सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पंजाब में और फ्रंटियर में अपने लोगों को कहा कि आप आर्मी ज्वाइन करें, और हजारों लाखों इनकी वजह से आर्मी के अंदर आए। तो कम्युनल कार्ड जब प्ले किया गया 45-46 में, तो ये एक और कार्ड है। ब्रेल जो रेडिकल उलमा थे, जो हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, महमूदुल हसन, जिन्होंने रेशमी मॉल, ये तो वो तो कांग्रेस के साथ रहे। लिहाजा ये सारा एक प्रोपोगेंडा है जो चल रहा है। सो दिस दीज आर द फैक्ट्स। जी, बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद। आखिरी सवाल है जो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि इतिहास महात्मा गांधी को किस तरह से देखता है, किस तरह से उन्हें याद करता है और ख़ुसूसन जो अंग्रेज़ मुल्क हैं, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की वहाँ बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। तो उस इज़्ज़त की क्या वजह है? अंग्रेज़ ने महात्मा गांधी में ऐसा क्या देखा जो शायद हम ना देख पाए? ये सवाल मैं आप दोनों से पूछता हूँ। पहले प्रोफ़ेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी, आप इस बात का जवाब दें। देखिए, महात्मा गांधी इस दुनिया में कुछ ऐसे सवालात छोड़ कर गए हैं, महात्मा ने छोड़ा है। कुछ ऐसी बुनियाद उन्होंने रखी है, जिस बुनियाद को शायद सिविलाइज़ दुनिया में हर एक आदमी लेना चाहेगा। एक तो पीस का सवाल, शांति।
अमन। अमन का सवाल यूरोप में और यूरोपियन दुनिया में, यहाँ न्यूज़ीलैंड भी वही है, एक ऑस्ट्रेलिया और बाकी सब, ये इसलिए बहुत मजबूत बन जाता है क्योंकि इन्होंने 2 बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ाई झेला है, जैसे अ, और उसमें लोग मरे हैं। जैसे जर्मनी में आज भी माइन काम्फ आप सड़क पे बेच नहीं सकते हैं। आजकल हिंदुस्तान में हमारे हर एच व्हीलर की दुकान में, रेलवे की दुकान में माइन काम्फ की कॉपी मिलती है। तो देखिए, ये युद्ध के खिलाफ या जंग के खिलाफ जो एक आवाज़ बनी है, जो एक कॉन्शसनेस बनी है, ये इट हैज़ बिकम अ मटेरियल कॉन्शसनेस नाउ। ये महात्मा गांधी से कहीं जुड़ जाती है, अहिंसा का सवाल। मैं समझता हूँ वेस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है, वो इसका है। दूसरा एक अट्रैक्शन का बिंदु हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है कि वेस्ट में सारे लोग जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेफ्ट है, राइट है, सेंट्रिस्ट पार्टीज़ हैं, तरह-तरह की पार्टियाँ हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई ऐसा कोई आदमी नहीं उभरता है, जो एक भी किसी भी वक़्त में ना प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करता हो, ना प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करता हो और केवल जनता की और आम उस मुल्क की जो आम जनता है, उसके 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 बहबूदी के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उसके आगे बढ़ने के लिए बात सोचता है, उस तरह से कुछ फैसले करने की कोशिश करता है। लोग कभी-कभी मानते भी हैं, कभी-कभी नहीं मानते हैं। महात्मा अंतिम दिनों में कांग्रेस से भी बहुत निराश थे। सन 34 में उन्होंने कांग्रेस की मेंबरी भी छोड़ दी थी, ऑफ़िशियली बाकायदे। तो सवाल ये है कि इस तरह के फ़िगर ही नहीं है और ये फ़िगर कहीं न कहीं शायद उन पॉलिटिकल प्रोसेसेस को और भी मजबूत करती हैं, जो अमन के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर सिविलाइज़्ड समाज बनाने के लिए काम में आए। मेरे ख़्याल से एक कहीं आकांक्षा है पश्चिमी दुनिया में कि हम 2 लड़ाइयों के बाद एक बेहतर समाज बना पाएँ और शायद वही अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा महात्मा। वहीं पर जी, महात्मा खड़े हो जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। आप भी इसी सवाल का जवाब दें सर कि अंग्रेज़ ने महात्मा गांधी में ऐसा क्या देखा जो हम ना देख सके और दुनिया गांधी जी को कैसे याद करेगी? देखें, जब तक तो महात्मा गांधी पॉलिटिकली एक्टिव थे, तो अंग्रेजों ने उनके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ही देखा है। उनके जाने के बाद उनकी जो अज़मत है, उनकी ग्रेटनेस उन्होंने रिकॉग्नाइज़ की है, वरना ही वाज़ द बिगेस्ट मेनेस फॉर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, क्योंकि भगत सिंह को हैंग कर देना, ये जो है गदरी बाबा उनको अंडमान, वो तो ये था कि इन्होंने वायलेंस की है, तो वी ट्रीट दीस पीपल अकॉर्डिंग टू द लॉज व्हिच आर एप्लीकेबल। लेकिन ये बंदा तो पीसफुली हमें कॉर्नर करता है, इसको कैसे बीट किया जाए? आई थिंक वहां से एक एडमिरेशन कहीं बाद में बनी है, व्हेन इट्स ऑल ओवर, क्योंकि अब तो इंडिया आजाद हो गया है ना। लेकिन इंडिया की आजादी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए तो महात्मा गांधी ने क्रिएट किए ना। थ्रेट ठीक है, आप कह सकते हैं भगत सिंह की जो थी, वो उनके एक ऑफिसर को मार देना, ये वो, दैट वाज टू ग्रेट अ चैलेंज, दे कुड नॉट हैव इग्नोर्ड। वो तो कोई इग्नोर नहीं ना कर सकते। लेकिन द द मैन हु रियली ब्रॉट देम टू देयर नीज मेनी टाइम्स वाज महात्मा गांधी, दैट्स द ओनली रीजन। बाद में अलबत्ता, जैसे दीपक जी ने बताया, 2 जंगें और पीस और एथिक्स इन सोसाइटी, इन योर एक्शंस, ये सारी बातें जो हैं महात्मा गांधी की, उनको अपील करती हैं, क्योंकि उनका जो फिगर है जीसस का, वो भी इज एसोसिएटेड विथ अ पर्सन हु नेवर एस्पायर्ड फॉर पॉलिटिकल पावर। ही बिलोंग टू द मैसेस, और मैसेस में ही रह के उसने फिर कुर्बानी भी दी। तो थोड़ा सा उनको महल इसके साथ एसोसिएट करने के लिए ये भी आसानी हो जाती है कि जो जीसस का जेस्टाल्ट है ना,
महात्मा गांधी भी वहाँ पे ही फिट होते हैं। पीसफुल, नॉन वायलेंट किस्म की सोशल मूवमेंट आप कह सकते हैं, लॉन्च करना। ये मैंने पहले नहीं सोचा, आपके सवाल के बाद मुझे ये एक एंगल नज़र आया है कि द जीसस फिगर एंड महात्मा गांधी फिट इन समवेयर बिकॉज़ ऑफ द एम्फसिस ऑन पीस एंड जस्टिस। समझ गए हैं? विदाउट द यूज़ ऑफ फोर्स, जी। विदाउट द यूज़ ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये भी एक हो सकता है। एक बात जो आज यहाँ नहीं हुई लेकिन हम कर दें, क्योंकि अगर वो ना हुई तो ये यानी कुछ अफ्रीकन मुल्कों में उनके जो स्टैच्यू हैं वो तोड़ भी दिए गए हैं कि गांधी वाज़ अ रेसिस्ट। अब बहरहाल इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए। मैंने प्रोफेसर रामचंद्र गुहा के एक आर्टिकल पढ़ा था और कुछ कुछ मैंने खुद भी सोचा था कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर रेसिस्ट होना तो इट इज़ लाइक द मोस्ट नेचुरल थिंग। हमें तो सिखाया ही ये जाता है इन किस्म की चीज़ों को। तो जो बैगेज आप लेके चलते हैं, यू टेक इट टू बी करेक्ट इन इट्स ओन वेज। कास्ट सिस्टम के अंदर भी हायरार्की, दलित को मिसट्रीट, ये वो सारा कुछ जो है, इट कम्स वेरी क्लोज टू रेसिज्म इफ यू डोंट। वो ठीक है, मुझे पता है इंडिया में दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, बट बात तो डिस्क्रिमिनेशन की है ना। हुँ, हुँ। लेकिन महात्मा गांधी का जिस तरह स्ट्रगल चला है तो उन्होंने ओप्रेस्ड लोगों के हकूक की बात की है और बाद में कई अफ्रीकन लीडर उनके दोस्त भी बने। तो आप उनकी इवोल्यूशन भी तो देख सकते हैं ना, कि ठीक है साउथ ट्रू। अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीकन्स को इंक्लूड नहीं किया, इंडियंस को ही किया है। यहाँ से इल्ज़ाम लग रहा है ना, और तो कोई वजह नहीं है। लेकिन एक बंदे की इवोल्यूशन भी तो देखनी चाहिए किस डायरेक्शन में हुई है। महात्मा डेवलप्ड एज़ अ बेटर ह्यूमन बीइंग although born Sanatam Dharam Hindu, believing in the caste system, and he said it many times. Then all his life he struggled to to combat the worst forms of casteism. क्या नहीं? और रिजर्वेशंस भी करवाई, तो इस तरह महात्मा को भी जज करना चाहिए। ही मे हैव बीन बोर्न अ रेसिस्ट लाइक ऑल ऑफ अस आर। उसके बाद आपके पास चॉइस है ना कि आप उस रेसिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं या उसको चैलेंज करते हैं। उन पे 2 हमले जो हुए 1932 और 34 में शायद, वो तो अ, हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन पे नहीं हुए, वो तो इसलिए हुए कि वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे और दलित्स को वो लेके जा रहे थे मंदिरों में। तो 2 हमले उनकी ज़िंदगी में पहले हो चुके थे, व्हिच वर बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। तो इसलिए मैं उन्हें रेसिस्ट नहीं मानता, जो कि maybe when he was in South Africa, he was not conscious of this question. ये दीपक जी जी। और हमारे दोस्त हम मिलते हैं और ये इनसे हमने सीखा कि महात्मा गांधी लर्न थ्रू द हंचेस। एक्सपीरियंस के बाद वो अपने आप को चेंज करते थे और मेरे ख्याल है चैलेंज वही है कि एक नई सिचुएशन जब आती है वहां पे आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। वहां से पता लगता है कि एक्चुअली आप किस किस्म के इंसान हैं। थ्योरेटिकल बात कर लेना और कॉम्प्लिकेटेड थीसिस दे देना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू फॉर एकेडमिक्स। रियलिटी में आप सोसाइटी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो इज द रियल टेस्ट। तो महात्मा फिट्स माई बिल वेरी वेल in becoming a better human being with time. बहुत खूब। Despite all his, despite some of his major blunders, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी और एक दो चीजें की जिससे कि पार्टीशन आसान हो गई। लेकिन उस पे बात अब जरूरी तो नहीं हर बात उनकी जो है वो आज हम डिस्कस करें, क्यों जी? सही। मैं आखिर में महात्मा गांधी को अगर सम अप करूँ तो वो इस तरह से करूँगा कि बाकी हिंदुस्तान में जिस तरह से बच्चे जवान होते हैं, स्कूलों की किताबें पढ़ते हुए, मैं भी वैसे ही जवान हुआ और उस वक़्त किताबें बोझ लगती थीं और ऐसा लगता था कि बस इनको पढ़ के कैसे न कैसे इम्तिहान पास करना है। और ज़िंदगी का इकलौता मकसद हिंदुस्तान जैसे मुल्क में या पाकिस्तान में भी और वो जो होता है किताबों का वो यही होता है कि बस ये इम्तिहान पास करने के लिए उनको पढ़ना ज़रूरी होता है।
तो मेरा भी जो बचपन है वो कुछ ऐसा ही भारत में बीता। भारत से बाहर आने के बाद में जब मैंने देखा कि महात्मा गांधी को यहाँ के लोग जो हैं अंग्रेज़ ख़ुसूसन किस तरह से देखते हैं और कितनी उनके दिल में उनके लिए इज़्ज़त है और वो मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग बात थी बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्या है इस बूढ़े आदमी में जो जो कि एक 9-10 साल का बच्चा भी है अगर आप किसी को स्कूल में उठा के पूछें कि डू यू नो गांधी जी? तो वो उसका जवाब भी देंगे कि हाँ, मैं जानता हूँ कि महात्मा गांधी कौन थे और उन्होंने क्या किया था। फिर उनके बारे में जो है दिल से पढ़ना शुरू किया और उनकी अज़मत का मैं कायल हुआ जब उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम हुआ और ये पता चला कि वाक़ई में वो ही वाज़ अ मैन ऑफ द पीपल और शायद यही वजह है कि दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में उनके स्टैच्यूज़ हैं। करीब-करीब किसी भी ज़बान में आप चले जाएँ, आपको उनके ऊपर किताबें मिलेंगी और हर कोई जो भी बड़ा लीडर है वो चाहे मार्टिन लूथर किंग से लेकर ओबामा तक आप आएँ या नेल्सन मंडेला की बात करें, हर कोई अपनी ज़िंदगी में गांधी जी का उनके ऊपर क्या प्रभाव रहा है, उसके बारे में चर्चा ज़रूर करते हैं। तो मैं एक छोटा-सा किस्सा यहाँ पे आखिर में बयान करना चाहूँगा, जिस शहर में मैं रहता हूँ वेलिंगटन, न्यूज़ीलैंड, यहाँ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन हाँ, थोड़ा कम किया करते थे। तो यहाँ ट्रैफ़िक नहीं होता इतना ज़्यादा, तो लोगों ने ये हो एक एक सहूलियत की बात भी है कि अपनी गाड़ियाँ लेके और जाना, ये धीरे-धीरे एक प्रॉब्लम बनती चली गई जब आबादी धीरे-धीरे बढ़ने लगी। तो यहाँ की सरकार को इंडियन एसोसिएशन ने साल 2009 में गांधी जी का एक ब्रॉन्ज़ में बना हुआ स्टैच्यू गिफ्ट किया और हुकूमत ने तय किया कि उसे रेलवे स्टेशन के बाहर लगाया जाए और उसके नीचे ये लिखा जाए कि गांधी जी को ट्रेन से ट्रैवल करना बड़ा अच्छा लगता था और वो इस चीज़ के बड़े कायल थे। उन्होंने पूरा भारत जो है वो ट्रेन से देखा। तो वो दिन है और आज का दिन है, इस बात को तकरीबन अब 12-13 साल होने को हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये मुमकिन हुआ गांधी जी के विचारों से जिनको यहाँ का हर नौजवान तकरीबन जानता है, उसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा है। तो ये गांधी जी का एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन सदर्न हेमिस्फीयर के एक छोटे से मुल्क में है। तो ख़ैर वक़्त बहुत हो चला है। मेरे ख़्याल से भारत के हर नौजवान को और पाकिस्तान के हर नौजवान को अगर वो कहें कि एक किताब अगर उन्हें पढ़नी हो महात्मा गांधी पे, तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा कि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफ़ी है, वो आप ज़रूर पढ़ें। आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी क्या सोच रही है कि उनके ख्वाबों का ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया जो है वो कैसी होनी चाहिए। आज हमें वक़्त देने के लिए प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और प्रोफ़ेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी, आप दोनों का मेरे दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत एन्जॉयड धन्यवाद। टॉकिंग टू यू। हुँ। थैंक यू सर।